वीडियो में आज हम कवर करने वाले हैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस जो आपके 12th बोर्ड में आते हैं। आई विल बी कवरिंग ज़ुओलॉजी एंड रिंकल मैम वुड बी कवरिंग बॉटनी। ठीक है, तो पहले अभी हम ज़ुओलॉजी के सारे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन कर लेते हैं। सबसे पहले हमें समझने की जरूरत है कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन एग्जैक्टली होते क्या है मैम। तो भाई कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस क्या होते हैं? जहां पर बोर्ड वाले आपकी नॉलेज टेस्ट करते हैं, आपके कॉन्सेप्ट्स टेस्ट करते हैं। यहां पर बेटा आपका रटी रटाई चीजें काम नहीं आती, आप उनका एप्लीकेशन पढ़ते हो। जैसे असर्शन रीजनिंग क्वेश्चन होंगे, केस बेस्ड स्टडी टाइप क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस भी होंगे, रीजनिंग होंगी, जस्टिफाई और स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चंस होंगे। यहां पर क्या है, वो आपकी नॉलेज टेस्ट करते हैं। मतलब एक होता है हमने सारी चीजें पढ़ ली, अब उसका यूज कहां कहां हो रहा है या कैसे हो रहा है, उस बेसिस पर जो है बेटा आपके क्वेश्चंस होते हैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड। अब नॉर्मली सीबीएसई बोर्ड के अकॉर्डिंग कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस वो डालने लगते हैं। ठीक है, अभी काफी टाइम से वो लोग ना कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस डाल रहे हैं बोर्ड एग्जाम्स में। तो यहां पर मैं आपको ज़ुओलॉजी में अगर अपन देखें तो आपकी 12th क्लास में टोटल 6 चैप्टर्स हैं। ठीक है, तो उन 6 चैप्टर्स के मैं चैप्टर वाइज आपको कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस कराऊंगी ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि क्या लेवल रहता है। ठीक है, इसमें पीवाईक्यूज भी होंगे और कुछ सैंपल पेपर बेस्ड क्वेश्चंस भी हैं। मतलब मैंने बहुत सारी अलग अलग जगह से मिलकर ये क्वेश्चंस बनाए हैं ताकि आप लोगों को एक आइडिया मिल सके कि किस तरीके से चीजें होती हैं या किस तरीके से हमें अप्रोच रखनी है। चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले चैप्टर से, दैट इज ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ये आपकी ज़ुओलॉजी का बेटा पहला चैप्टर है। ठीक है, आ जाइए। तो भाई पहला क्वेश्चन है। अब यहां पर आपको सिर्फ ये नहीं देखना कि क्वेश्चन कैसा आया है, मैं कैसे अप्रोच लगा रही हूं उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, वो भी देखना है। ठीक है, आप लोगों को यार टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक हम लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर देंगे, वहां आपको पीडीएफ मिल जाएगी। क्वेश्चन के साथ सोल्यूशन भी है साथ में पीडीएफ में। अभी आप इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ ध्यान दो कि कैसे हमें क्वेश्चन को अप्रोच करना है, कैसे समझना है। तो ये पहला क्वेश्चन है कि जॉन भाई एक बच्चा है, इज स्टडिंग द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ रहा था। ठीक है भाई, फिर इन्होंने बोला हिज टीचर असाइंस हिम अ टास्क। टीचर ने इसे टास्क दिया कि पाथवे बताओ स्पर्म का दैट टेक्स फ्रॉम साइट ऑफ प्रोडक्शन टू द पॉइंट ऑफ रिलीज फ्रॉम द बॉडी। बेसिकली हमें स्पर्म का पाथवे बढ़ाना है। तो अगर आप लोग याद करोगे, थोड़ा सा अगर हम याद करने की कोशिश करें, थोड़ा सा अगर हम याद करने की कोशिश करें तो हमें टेस्टिस का क्रॉस सेक्शन याद आएगा यार। थोड़ा थोड़ा अगर तुम्हें टेस्टिस का क्रॉस सेक्शन याद आ रहा हो तो मैं तुम्हें बताती हूं कि सबसे पहले बेटा स्पर्म किधर बनता है, आपके सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में बनता है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से जो स्पर्म है बेटा आपकी रेटी टेस्टिस में जाता है। रेटी टेस्टिस से बेटा एपिडिडाइमस में जाने के लिए इसको वास एफरेंशिया होती है यहाँ पे। ठीक है, तो ये रेटी टेस्टिस से जाता है वास एफरेंशिया में, वास एफरेंशिया से जाता है एपिडिडाइमस में और यहां से जाता है वास डिफरेंस के अंदर। तो एग्जैक्टली अगर हमें पाथवे बनाने आया, अगर क्वेश्चन 1 मार्क का है तो तुम्हें डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, सीधा फ्लो चार्ट लिख दो। अगर क्वेश्चन 2 नंबर में आ रहा है या 3 नंबर में आ रहा है तो डायग्राम भी बना के आओ। ठीक है, यहाँ पे अप्रोच हम क्या देख रहे हैं, सीक्वेंस है भाई स्पर्म ट्रांसपोर्ट की, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, फिर रेटी टेस्टिस, फिर वास एफरेंशिया, एपिडिडाइमस, वास डिफरेंस, इजैक्युलेटरी डक्ट, यूरेथ्रा। पूरा आप लिखोगे, बाहर तक का पाथवे बताना है, यूरेथ्रा से यूरेथ्रल मिएटस। यही एग्जैक्टली आपको एग्जाम में लिख के आना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, दैट इज असर्शन रीजनिंग है यार। अब असर्शन रीजनिंग को करने का एक तरीका होता है, हमेशा पहले देखो कि दोनों स्टेटमेंट्स में से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। फर्स्ट स्टेप पहचानो ट्रू है या फॉल्स है। सेकेंड स्टेप हमेशा असर्शन के आगे बिकॉज लगा लो। अगर आपको जस्टिफाई करना है कि क्या असर्शन की करेक्ट एक्सप्लेनेशन आर है कि नहीं है, तो हम पहले फर्स्ट स्टेप फॉलो करेंगे, असर्शन और रीजनिंग ट्रू है कि नहीं है। ब्लास्टोसिस्ट कंसिस्ट ऑफ एन आउटर लेयर ट्रोफोब्लास्ट। ठीक है, इनर सेल मास एक इनर लेयर है। ठीक है, क्लियर है, मतलब असर्शन तो सही दे रखा है। रीजन, द ट्रोफोब्लास्ट इज इन्वॉल्व्ड इन द एम्ब्रियो फॉर्मेशन। क्या ट्रोफोब्लास्ट एम्ब्रियो फॉर्मेशन कराती है?
और इनर सेल मास एंडोमेट्रियम से अटैच होता है। तो बेटा जो आपका असर्शन है वो ट्रू है, रीजन फॉल्स है, क्योंकि ट्रोफोब्लास्ट बेटा अटैच होती है यूट्रस की लेयर से और इनर सेल मास एम्ब्रियो बनाता है। ये ऑपोजिट लिखा हुआ है, विच मीन्स असर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स। यहां पे आप देख सकते हैं सी इज द आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन असर्शन रीजनिंग, स्टेप नंबर 1 फॉलो करेंगे। The scrotum maintains the temperature of testes 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस lower than the normal body temperature। बिल्कुल सही बात है, ऐसा ही हमने पढ़ा है, सही है। Lower temperature of testes is crucial for spermatogenesis। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। अब यहां पर बिकॉज लगा के देखते हैं कि scrotum maintains the temperature इतना normal body temperature because lower temperature of testes is crucial for spermatogenesis। बिल्कुल मैच हो रही है स्टेटमेंट, which means it is the correct explanation। ठीक है, तो यार ऐसे ही ना क्वेश्चंस की अप्रोच करना आना चाहिए हमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखो वो तुम्हें ना कॉम्पिटेंसी बेस्ड में ऐसे ना फ्लो चार्ट बना के या डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन में ए बी सी या ब्लैंक ऑप्शंस दे सकते हैं कि इनको फिल करो। पर अगर बेटा चैप्टर ही ढंग से नहीं पढ़ रखे हैं तो कैसे करेंगे ऐसा, समझ रहे हैं आप? ठीक है, चलो मैं तुम्हें सिखाती हूँ। बिलो इज अ इनकम्प्लीट फ्लो चार्ट, भाई दिख ही रहा है हमको। हार्मोनल रेगुलेशन हम देख रहे हैं मेल में, दिख ही रहा है हमको। अब ये बता रहा है आइडेंटिफाई करो इन प्रोसेसेस को ए बी सी डी को। सबसे पहले भाई एलएच क्या है? ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। ये लीडिक सेल्स पे एक्ट करता है और लीडिक सेल्स बेटा क्या रिलीज करते हैं? तो बेटा लीडिक सेल्स रिलीज करते हैं एंड्रोजेंस। एंड्रोजेंस माने मेल सेक्स हार्मोन्स। यहां पे आप एंड्रोजेंस लिखो या टेस्टोस्टेरोन लिखो, इट विल बी करेक्ट। फिर बात कर रहा है ए से बी, टेस्टोस्टेरोन जो है किस प्रोसेस में काम आ रहा है? तो बेटा ये काम आ रहा है आपके स्पर्मेटोजेनेसिस में। ठीक है, ठीक है मैम, ए और बी सही है। अब एफएसएच क्या है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। मेल्स में बेटा नेम द सेल, कौन से सेल पर ये एक्ट करता है? तो बेटा ये एक्ट करता है आपके सर्टोली सेल्स पे। जो स्टिमुलेट करता है, कौन सी प्रोसेस को स्टिमुलेट करता है? बेटा ये स्टिमुलेट करता है स्पर्मियोजेनेसिस को। ठीक है, स्पर्मियोजेनेसिस को स्टिमुलेट करता है। दैट इज ये एक फैक्टर रिलीज करता है। स्पर्मियोजेनेसिस क्या होता है? जब स्पर्मेटिड से स्पर्म बनते हैं। अब हम चेक कर लेते हैं हमारी सारी चीजें। ए मैंने आपको बोला टेस्टोस्टेरोन या एंड्रोजन लिख सकते थे। स्पर्मेटोजेनेसिस था बी स्टेप, सर्टोली सेल एंड स्पर्मियोजेनेसिस। मतलब भाई सही बता रही हूं मैं एकदम, ठीक है। तो भाई अप्रोच आपकी ऐसी ही होनी चाहिए। बी इन्होंने पूछा है भाई बी और डी के बीच में डिफरेंस क्या है? तो स्पर्मेटोजेनेसिस बेटा होता है जब आपके स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्म बनता है। स्पर्मियोजेनेसिस होता है जब स्पर्मेटिड से स्पर्म बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। अ कपल, ओहो कपल है भाई, दे आर ट्राइंग टू कंसीव एंड स्टार्ट अ फैमिली। भाई बच्चा करना चाह रहे हैं, दोनों हस्बैंड वाइफ सोच रहे हैं भाई बच्चा कर लेते हैं। पर इफ वुमेन का पीरियड भी रेगुलर है, मतलब पीरियड्स जो है फीमेल को रेगुलरली आ रहे हैं, उसके पीरियड्स भाई बोल रहा है 19 जुलाई को जो है मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो गई। ठीक है, व्हाट वाज द एस्टिमेटेड डेट ऑफ ओव्यूलेशन? ये बोल रहा है अगर उसकी मेंस्ट्रुअल साइकिल 19 जुलाई को शुरू हो रही है तो उसका ओव्यूलेशन कब हुआ होगा? ठीक है, पहला क्वेश्चन ये है। तो भाई ओव्यूलेशन डे निकालने के लिए सिंपल फॉर्मूला होता है दैट आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल की जो डेट है, मेंस्ट्रुअल साइकिल माइनस आप 14 कर दो। ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल माइनस 14। तो अगर आप यहां पे निकालोगे 19 माइनस 14 विच विल बी 5, तो मतलब 5 जुलाई को इसका ओव्यूलेशन हुआ होगा। ठीक है, 5 जुलाई को इसका ओव्यूलेशन हुआ होगा। सही बात है। नेम द 4 इंपॉर्टेंट रिप्रोडक्टिव हॉर्मोन्स एंड स्टेट वेदर देयर लेवल विल बी हाई और लो ड्यूरिंग दिस पीरियड। अब भाई कौन कौन से हार्मोन है? अगर आप लोगों ने बेटा मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ा है तो उसके अंदर यूजुअली आप 4 हार्मोन्स पढ़ते हो, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, एफएसएच
एंड LH। अब इनके लेवल हमें बताने हैं। भाई अगर किसी फीमेल का क्या हुआ है, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है और मेंस्ट्रुअल साइकिल निकल रही है, विच मीन्स एस्ट्रोजन भी हाई है, प्रोजेस्टेरॉन लो होगा, रॉन्ग क्यों लगा रही हूं मैं, लो होगा, FSH और LH भी हाई होंगे। ठीक है, बस यही चीज हमें बतानी थी। ये देख लीजिए 5 जुलाई, एस्ट्रोजन हाई लेवल, प्रोजेस्टेरॉन लो लेवल, FSH हाईएस्ट, LH हाईएस्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, CBSE में 2024 में पूछा जा चुका है, नेम द प्लेस इन ह्यूमन ओवरी जहां पे फर्स्ट मियोटिक डिवीजन कंप्लीट होता है। ओके, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन कहां पे कंप्लीट होता है? ड्यूरिंग oogenesis। व्हाट आर द प्रोडक्ट्स ऑफ दिस डिवीजन? बेसिकली oogenesis ही पूछ रहा है ये इनडायरेक्टली पूरा पूरा। गिव द क्रोमोसोम नंबर ऑफ ईच सेल डेवलप्ड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। तो भाई इनिशियल से करेंगे हम कि हमारे पास एक 2n oogonia होता है। oogonia से यार प्राइमरी oocyte बनता है, पर अभी ये प्राइमरी oocyte जो है बेटा कंप्लीट नहीं होता है इसका मियोटिक डिवीजन। ठीक है, ये मियोटिक डिवीजन कब कंप्लीट होता है? जब भाई प्यूबर्टी हिट होती है। तो पहला आंसर तो है जो फर्स्ट मियोटिक डिवीजन है बेटा प्राइमरी oocyte की, वो कब कंप्लीट होगी? ड्यूरिंग प्यूबर्टी। प्राइमरी oocyte में कितने क्रोमोसोम्स होंगे? 2n माने 46 क्रोमोसोम्स होंगे। ठीक है, प्राइमरी oocyte जो है बेटा किस में डिवाइड होता है? प्राइमरी oocyte किस में डिवाइड होगा? सेकेंडरी oocyte में, सेकेंडरी oocyte में, और एक फर्स्ट पोलर बॉडी में। और भाई मियोसिस 1 है तो ये दोनों NN होंगे, विच मीन्स इन दोनों में 23 क्रोमोसोम्स होंगे। सिंपल एज दैट, कुछ ज्यादा करना ही नहीं था। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्राइमोर्डियल आपका oogonia है, ये oogonia 2n, प्राइमरी oocyte 2n, फिर इसने सेकेंडरी oocyte और फर्स्ट पोलर बॉडी बनाई NN, और जब प्राइमरी सेकेंडरी oocyte से ओवम और सेकेंड पोलर बॉडी बनेगी वो भी NN, क्योंकि मियोसिस 2 इज एन इक्वेशनल डिवीजन। ये एक्स्ट्रा मैंने आपको बता दिया। सेम अगर आप फ्लो चार्ट बनाते हो पूरे नंबर, कई मार्क्स नहीं कटेंगे। क्लियर? ये चीज आप यहां पर जो एग्जाम में लिखनी है आप ऐसे बता सकते हो कि भाई फर्स्ट मियोटिक डिवीजन इज कंप्लीटेड इन प्यूबर्टी, ड्यूरिंग प्यूबर्टी, जब प्राइमरी oocyte oogenesis कर लेता है, ड्यूरिंग प्यूबर्टी कंप्लीट होता है। प्राइमरी oocyte बेटा हैप्लॉइड, ठीक है, प्राइमरी oocyte हैप्लॉइड, सेकेंडरी oocyte और फर्स्ट पोलर बॉडी बनाता है, और खुद 46 क्रोमोसोम का होता है, दोनों 23, वही चीज लिखिए यार। नेक्स्ट चीज क्या है? एक बायोलॉजिस्ट है हु इज स्टडीइंग द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन फीटस। कोई देख रहा है एक बच्चे का ग्रो होते, फीटस को ग्रो होते देख रहा है। उसने देखा वेरियस फीटल स्ट्रक्चर्स जो धीरे धीरे समय के साथ बन रहे थे, मतलब कभी बच्चे की बॉडी बन रही है, कभी हार्ट बन रहा है, कभी डिजिट्स बन रहे हैं, कभी हेयर, हार्ट, आईज, धीरे धीरे सब देख रहा है। ठीक है, अब इसने बोला कि भाई एक टेबल शो करो कि अलग अलग ट्राइमेस्टर्स में क्या क्या डेवलप होता है बच्चे का। तो हमें पता है भाई प्रेगनेंसी 9 महीने की होती है, विच इज डिवाइडेड इनटू फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर। 3 ट्राइमेस्टर होते हैं। अब इन तीनों ट्राइमेस्टर में कौन कौन से चेंजेस आते हैं बेटा, ये टेबल आप एग्जाम में ड्रॉ करके आ सकते हैं कि पहले ट्राइमेस्टर मतलब पहले 3 महीने में हमें बच्चे का हार्ट बन जाता है पहले महीने में। दूसरे महीने में भाई लिम्स, ठीक है, मतलब हाथ और पांव, डिजिट्स माने उंगलियां बन जाती हैं सेकेंड मंथ में ही। ऑर्गन सिस्टम डेवलप हो जाता है 12 वीक्स माने तीसरे महीने में, और एक्सटर्नल जेनाइटेलिया भी तीसरे महीने में आ जाता है, मतलब फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ये सब हो रहा है। सेकेंड ट्राइमेस्टर में बाल आ जाते हैं खोपड़ी के ऊपर, बॉडी के ऊपर, आईलिड्स डेवलप हो जाती हैं, आई लैशेज आ जाती हैं। यहां पर यार मैंने फर्स्ट ट्राइमेस्टर में फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड मंथ को भी सेपरेटली बताया है, यहां पे भी 5th और 6th मंथ को सेपरेटली बताया गया है। थर्ड ट्राइमेस्टर में जो बेटा बच्चा है फुली डेवलप हो जाता है।